जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सबका एक ही उद्देश्य है, अपने से बेहतर जनरेशन को उत्पन्न करना। आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेवकूफ वाली पढ़ाई हुई है, ये आज आप कबूल करिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई दवाई जो एलोपैथी वाले देते हैं, हमने उसका प्रयोग नहीं किया। क्लिनिक में जब पेशेंट एंटर होता था ना, तो मैं गेस कर सकती थी कि ये किस चीज के लिए आया। ये हॉस्पिटल्स होते हैं, ये गाय के गोबर का रस कभी भी जो प्रसव होने वाला है उस महिला को देने नहीं देंगे। नमस्कार, और रात के ठीक 9 बज चुके हैं। मैं आशुतोष पाठक इंडिया डिबेट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, अक्सर हम अपने डिबेट में उन मुद्दों को लेते हैं जिसका आपसे संबंध हो, आपकी सेहत से संबंध हो, आपके विचारों से संबंध हो, और इनजस्टिस के खिलाफ और सत्य के साथ जो मुद्दे हों उनको हम उठाते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके है, और वो मुद्दा है, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सेहत को लेकर के हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, वर्ल्ड माफिया से लड़ रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है उससे लड़ रहे हैं, और आज उसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग से लड़ने के साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को कुछ सॉल्यूशन भी दें। सिर्फ लड़ाई करना ना सिखाएं, सिर्फ आवाज उठाना ना सिखाएं, बल्कि कुछ रास्ता भी दिखाएं, कुछ समाधान भी दें कि अगर कोई ऐसी समस्या आए तो उसका समाधान क्या हो। और अगर वो समाधान आपको मिल जाए तो जाहिर है आपको लाभ होगा, और आप सिर्फ ये बात से हमें देखने या सुनने नहीं आएंगे कि हम सिर्फ आपको ये कहते हैं कि आवाज बुलंद कीजिए इनजस्टिस के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, जो फार्मा माफिया है उसके खिलाफ। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ समाधान दें। अब उस समाधान में हमने विषय चुना है, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय से ही समस्याओं को खड़ा करने का गैंग एक्टिव हो जाता है, और वो समय होता है बच्चों के जन्म का। और बच्चों के जन्म को एक पूरा गैंग पूरी दुनिया में एक बड़ा बाजार बनाए हुए है। ऐसा कोई घर नहीं है पूरी दुनिया का जो इस बाजार से प्रभावित नहीं हुआ हो, और इस बाजार ने उसे अपने कब्जे में नहीं लिया हो, और फिर उसका शोषण न किया हो। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसकी जो खासियत है वो भी हमारे दर्शक जाने। बहुत सारे दर्शक को सूचना होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी सूचना बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या इस तरह से भी बच्चों का जन्म कराया जा सकता है, बच्चों का जन्म हो सकता है, जिसके लिए बड़े बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, मैटरनिटी नर्सिंग होम खुले हुए हैं। और तो और आप हैरान हो जाएंगे कि सरकारी विभाग में जो आशा वर्कर हैं, उनका काम यह हो गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए एजेंट का काम करना। शहर की स्थिति तो अलग है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो टायर 2, टायर 3 सिटीज हैं, उसके और गांव की जो हालात हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। वहां अगर कोई बहन, कोई महिला प्रसव पीड़ा से गुजर रही हैं, तो आप समझिए कि मुझे जो फर्स्ट हैंड जानकारी है उसमें गांव की वो वर्कर, आशा वर्कर, सारी की बात मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे आशा वर्कर इसी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड इस तरह के वर्कर हैं, महिला वर्कर हैं, उनका काम यह हो गया है कि फलाना नर्सिंग होम तक उस पेशेंट को पहुंचा देना जिनकी डिलीवरी होने वाली है, और सरकारी अस्पताल में या उसके बारे में उस पेशेंट को यह बताना कि यहां अगर आप जाएंगे और आप भर्ती होंगे तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है। और उससे फिर वो डर जाती है, और फिर जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका दुकान पूरे देश में
देश क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत में उसका रूप बदला हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन टॉप टू बॉटम बना हुआ है, शहर से लेकर के गांव तक में बना हुआ है। शहर में तो बहुत कम लोग हैं जो सरकारी अस्पताल जाते हैं, कुछ जो बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल हैं वहां जरूर जाते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं। जो कस्बाई इलाका है, ग्रामीण इलाका है, उसमें तो समझिए सरकारी अस्पताल की स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं हरिद्वार से, जिन्होंने काफी अहम काम किया इस मुद्दे पे और उनके पास फर्स्ट हैंड जानकारी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, वो आपको बताएंगे। और दूसरे मेहमान जो बहुत ही कद्दावर इस देश की गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर माया बलेचा, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कमेटी की मेंबर भी हैं। तो डॉक्टर माया बलेचा और वीरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डिबेट में। वीरेंद्र जी, अब आते हैं अपने मूल विषय पे। ये तो भूमिका थी, और भूमिका मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हमारे दर्शक शायद टोटलिटी में चीजों को समझ पाएंगे कि ये विषय हमने उठाया क्यों इंडिया डिबेट में, क्या ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, बेहद महत्वपूर्ण विषय है। और उन्होंने जिन्होंने दुकानें बना रखी हैं छोटे छोटे शहरों में मैटरनिटी नर्सिंग होम के नाम पे और लूटने का बाजार बनाया हुआ है, उसको डॉक्टर माया ने कहा कि यूरोपियंस जहां जहां गए उन्होंने उस इलाके के हेल्थ को पूरी तरह से तबाह किया है, बर्बाद किया है। उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे, मॉडर्न हेल्थ केयर के नाम पे। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रूफ करें, इसलिए ये आंकड़ों की जगलरी करते हैं और पब्लिक डोमेन में इस तरह के फैक्ट्स को सामने रखते हैं। वीरेंद्र भाई, अब हम शुरू करते हैं कि हमारा जो डिलीवरी का राज है, आज उस पर से जरा हमारे दर्शकों को पर्दा उठाइए कि नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहां अब लगभग एक प्रकार से लगता है दिवा स्वप्न हो गया है। अगर 100 डिलीवरी हो रहे हैं किसी शहर में, तो उसमें ज्यादातर डिलीवरी जो है वो सर्जिकल हो रहा है। क्या सर्जिकल डिलीवरी से बचा जा सकता है, बचना चाहिए, और कितने परसेंटेज पेशेंट में हम सर्जिकल डिलीवरी से बच सकते हैं, उसका परसेंटेज क्या हो सकता है भाई वीरेंद्र? धन्यवाद आशुतोष जी। धन्यवाद। देखिए, पूरी सृष्टि का जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य एक ही है, चाहे वो कोई फूल पत्ती हो, कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सबका एक ही उद्देश्य है, अपने से बेहतर जनरेशन को उत्पन्न करना, बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना। यदि हम उस उद्देश्य में यदि असफल होते हैं तो हमारे अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है या कोई औचित्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि महत्वपूर्ण कितना है, मुझे लगता है कि सृष्टि ही इस पर टिकी हुई है। जो हमारा पूरा ग्रह है और जो हमारा पूरी मानव जाति है वो इसी पे टिकी है कि हम बेहतर संतानें कैसे कर पाए। और इसका ख्याल हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से रखा, जिसमें उन्होंने कभी भी पंच महाभूतों पर ऐसा ऋण नहीं चढ़ाया या आने वाली पीढ़ियों के लिए पंच महाभूतों को सुरक्षित रख कर गए वो, कि आने वाली पीढ़ियों को वो उसका उपयोग कर पाए, अच्छी हवा का, अच्छे पानी का, अच्छे वातावरण का, अच्छे माहौल का। तो उस मानस को बनाने के हिसाब से सब कुछ डिजाइन किया गया। इसी कारण से जो प्रसव का एक महत्वपूर्ण विषय है उसे हम गर्भ संस्कार में कहते हैं। मैं इसको नॉर्मल डिलीवरी शब्द का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि डिलीवरी शब्द जो है वो प्रसव और डिलीवरी वो एक उसका मीनिंग हिंदी में डिलीवरी, अंग्रेजी में डिलीवरी नहीं हो सकता। डिलीवरी किसी प्रोडक्ट की होती है। तो ठीक वैसे ही हम मैं उसे प्रसव बोलूंगा। आपका जो टाइटल है मैं उसको किसी प्रकार से डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि हम कभी भी प्रयोग करें तो प्रसव का बीच में रोकते हुए मैं आपको बोल दूं कि वेस्ट की ये पूरी फिलॉसफी रही है, क्योंकि मैं वेस्ट के दर्शन को पढ़ता रहा हूं। वेस्ट की ये फिलॉसफी है, बच्चों को वहां डिलीवरी ही समझा जाता है, प्रोडक्ट ही समझा जाता है। रूसो के इतने बच्चे हुए, सारे बच्चों को उन्होंने एक प्रकार से फेंक ही दिया। 5 बच्चों में से 4 को तो उन्होंने फेंक दिया था। रूसो जो सबसे बड़े फिलोसोफर हैं,
यूरोपियंस के आइकॉन्स माने जाते हैं उनके, तो इतने बड़े फिलोसोफर्स को जो है वो उनकी जो शादियां थी, और वो भी कहते थे कि महिला और पुरुष के बीच का संबंध, वो कहते थे वो तो आनंद का संबंध है, इसमें बच्चे तो बाधा होते हैं, तो बच्चे को तो वैसे भी वो डिलीवरी समझते थे, इसलिए वहीं से इंसेप्शन होगा। आगे बोलिए। जी, तो नॉर्मल जो प्रसव है, सामान्य प्रसव करने के लिए हमने इस पे बहुत काम किया, क्योंकि कोई भी जब पहली बार माता पिता बनने के और अग्रसर होता है तो सबसे पहली चिंता उसकी यही होती थी कि नॉर्मल जो सामान्य प्रसव है वो कैसे किया जाए। तो हमने इस पर बहुत काम किया। 2012 में मेरी बेटी पैदा हुई और मेरा बेटा जो है 2018 में पैदा हुआ। तो पहला जो बच्चा, वो मैं आज सबके सामने ये बता देना चाहता हूं कि मेरी बेटी जो है वो सामान्य प्रसव से नहीं हो पाई, क्योंकि 2012 में हम भी इस विषय पे नए नए थे, और जो षड्यंत्र खेले जाते हैं पहला बच्चा होने पर माता पिताओं के साथ, वो हमारे साथ भी खेला गया, परंतु केवल इसके अलावा किसी और विषय पे हमने उनको हावी नहीं होने दिया। अर्थात ये कि जब गर्भ में बच्चा आया, जब कंसीव हुआ, उसके बाद से हमने किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, किसी भी प्रकार का कोई दवाई जो एलोपैथी वाले देते हैं, हमने उसका प्रयोग नहीं किया दिल्ली में रहते हुए। और उसके बाद जो हम केवल टेस्टिंग कराने के लिए, परीक्षण कराने के लिए केवल जाते थे, दवाई किसी प्रकार की नहीं खाई, केवल गौमूत्र के द्वारा और पंचगव्य जो घी है, छाछ है, दूध है, इन सब का सेवन करके बच्चे को हमने प्रसव जो उसका जो पूरा गर्भावस्था जो है निकाली। परंतु ये जो षड्यंत्र खेले जाते हैं सामान्य प्रसव करने के नाम पर, उस डॉक्टर सब ये कहते हैं चिंता मत करिए, हम सामान्य प्रसव करवाएंगे, आपकी नॉर्मल जो हम कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, चिंता मत करिए, अंत तक आपको भ्रम में रखते हैं। लेकिन जैसे ही 8वां महीना पूरा होता है, क्योंकि 8वें महीने की डिलीवरी बहुत ही रिस्की होती है, 8वें महीने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य गर्भावस्था में बच्चे के चल रहे होते हैं, जिसको यदि डिस्टर्ब होता है तो बच्चे के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही 8वां महीना पूरा होता है, उसके बाद वो लोग किसी ना किसी बहाने से, जिसमें इनकी मशीनें बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स के, मैं माया जी विद ड्यू रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि जो डॉक्टर्स है पूरा आज मॉडर्न पद्धतियां हैं, उनसे अगर यदि हम इंस्ट्रूमेंट्स ले लें, यदि उनके इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम ले लें, तो उनके लिए इलाज करना बहुत असंभव सा हो जाता है। वहीं हमारी प्राचीन पद्धतियों में जो दाइयां होती थी, उन दाइयों को यदि आप देखें तो वो नाड़ी पकड़कर किसी महिला की चाल देखकर तक बता देती कि ये प्रेग्नेंट है, ये गर्भावस्था में है। तो इतना अद्भुत उनका ज्ञान होता था। तो हमने वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक ही चीज हमने समझी थी कि एक गाय का गोबर का रस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। परंतु ये जो नर्सिंग होम होते हैं, ये हॉस्पिटल्स होते हैं, ये गाय के गोबर का रस कभी भी जो प्रसव होने वाला है उस महिला को देने नहीं देंगे, कभी भी नहीं देने देंगे। तो वो डराकर उन्होंने माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर कि हम या तो बच्चे को बचा पाएंगे, माँ को बचा पाएंगे, या लेटरिंग कर दी बच्चे ने पेट में, ये सब जो बहाने बनाकर उनको ऐसे डरा दिया जाता है। कुछ केसेस में जेन्युइन भी होता है, लेकिन इसका पता केवल डॉक्टर को पता होता है। मरीज को, जो माँ या माता पिता जो है, दादा दादी, उनको नहीं पता होता। वो भय जो है, जिस भय पे टिका हुआ पूरा व्यापार, उस भय को दिखाकर ये जो है ये सिजेरियन कराने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो हमें जब हजारों लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं डिलीवरी के लिए कि कैसे डिलीवरी करना है, तो मैं उनको दो बातें बोलता हूं। तो जब मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी बच्ची की डिलीवरी सिजेरियन ईश्वर ने क्यों करवाई, क्योंकि मैं बहुत शरणागति के भाव से जीता हूं कि कोई भी अगर यदि कुछ होता है, क्यों होता है। तो समझ में आया कि हम जो सुई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं कि बच्चों को सुई नहीं लगानी चाहिए, जो सुई का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हाँ बिल्कुल, तो वो शब्द बोलने से आपके चैनल को दिक्कत होती है, इसलिए मैं सुई का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। सुई, हमने निर्णय लिया हुआ था किसी प्रकार की सुई नहीं लगाई जाएगी। तो लोगों को जब मैं समझाता था तो वो ये कहते थे कि आपका बच्चा भी नहीं है इसलिए आप कह सकते हो, अपने बच्चे पर जब आती है तो असली विषय का पता लगता है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ तब आता है। लेकिन हमने ये कहा कि ये जो बच्ची सिजेरियन हुई, क्योंकि सामान्य कहा जाता है कि सिजेरियन बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उसको ज्यादा बीमारी लगने का खतरा रहता है, ये कहा जाता है। तो मुझे लगा शायद कि लोगों को ये कहने के लिए कि वीरेंद्र जी आपका बच्चा तो सामान्य प्रसव से हुआ है, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि उसे सुई ना लगाएं। यदि हमारा सिजेरियन से हुआ है तो हम कैसे रिस्क लें। तो शायद ईश्वर ने मुझे उस स्थिति में डाला, जिसके बाद मुझे और दृढ़ता से ये फैसला करना था कि मुझे सुई देनी है नहीं देनी है, लेकिन मैं दृढ़ था इस विषय पर, तो मैंने सुई नहीं दी। आज मेरी बच्ची 10 वर्ष की है
गुरुकुल में अध्ययन कर रही है, बहुत बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, किसी प्रकार के डॉक्टर के पास आज तक नहीं गई है। परंतु मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मेरा दूसरा बच्चा जब होगा उसको मैं सामान्य प्रसव करवाऊंगा और दाई की उपस्थिति में करवाऊंगा, हॉस्पिटल में नहीं करवाऊंगा। वो सौभाग्य मुझे मिला 2018 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ। उसमें जो दाई थी वो दाई का साथ मैं केवल कमरे में अकेला था। अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी पूरी तरह से मुझ पर समर्पित थी। उन्होंने गाय के गोबर का रस, मतलब मैं डिलीवरी करा रहा था दाई के साथ मिलकर, और कोई तीसरा व्यक्ति उस कमरे में नहीं था। और मेरी पत्नी को गाय के गोबर का रस, ताजा गाय के गोबर का रस, जब से मुझे 4-5 दिन से अंदेशा था कि अभी डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं रोज ताजा गाय के गोबर का रस मंगवाकर घर में रखता था कि यदि दिन में प्रसव पीड़ा हुई तो मैं गाय के गोबर का रस दूंगा उसे, जिससे सामान्य प्रसव हो जाए। क्योंकि मैंने कई से लोगों को, मतलब लगभग 100-200 लोगों को हॉस्पिटल में भी चुपके से गाय के गोबर का रस पिलवाकर नॉर्मल डिलीवरी कराने की प्रेरणा दी है, और वो बच्चे हुए हैं। मैक्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में भी चुपके से पिता ने मां को दे दिया, और डॉक्टर को जो सीजरियन की तैयारी कर रहा था वो बच्चा नॉर्मल हो गया। तो उसको समझ में नहीं आएगा हुआ कैसे। तो गाय के गोबर का रस नॉर्मल डिलीवरी में कैसे मदद करता है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो गाय के गोबर का रस लेने के बाद मेरे बच्चे का प्रसव बिल्कुल सामान्य हुआ। मेरा बच्चा आज 5 वर्ष का है और बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत बहुत समझदार है, बुद्धि का उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और यदि आपको मैं आगे बताऊं कि जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसको 21 दिन तक हमने पंचगव्य का सेवन करवाया। पंचगव्य अर्थात किसी प्रकार की कोई सुई तो देने का प्रश्न ही नहीं था, परंतु 21 दिन तक पंचगव्य का सेवन करवाया, जिसमें ताजा गोमूत्र, ताजा गोबर का रस, घी, छाछ, शहद और दूध, ताजा दूध, कच्चा दूध। इसको एक प्रोसेस होता है, सीक्वेंस होता है, जिसमें ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको लिखकर भेज दूंगा। आप जब इसको एडिट करेंगे तो अंत में वो डाल सकते हैं उसको, कैसे प्रोसेस होता है। डेली उसको बनाकर 2 बूंद बच्चे को पिलाया जाता था और बाकी मां को पिलाया जाता था। तो ये समझ लीजिए कि जो मैं अगर यदि टेक्निकल भाषा में बोलूं, हमने बच्चे के अंदर गाय के गव्य के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दिए। जैसे हम किसी कंपैटिबिलिटी के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। गौमूत्र हो गया, शहद हो गया, आपको गाय के गोबर का रस हो गया, घी हो गया और कच्चा दूध हो गया। ये कच्चा दूध है, छाछ छाछ हो गया। मतलब पांच चीजें गाय से मिलेंगी। छठी जो है वो शहद है, वो अलग से दिया जाएगा। अच्छा, इस सबको आप क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, एक बना लेते हैं आप? जी, इसका सीक्वेंस है जिसके हिसाब से उसको मिलाया जाता है और वो पंचगव्य तैयार होता है। तो ये पंचगव्य घृत जो बनाया जाता है उससे अलग है, ये ताजा ही बनाया जाता है, ताजा ही खाया जाता है। ये इतना अद्भुत औषधि है आशुतोष जी कि यदि कोई केवल प्रसव दी हुई महिला या बच्चे को नहीं, आप भी यदि इसको प्रतिदिन सेवन करें जीवन भर, आप कभी कैंसर से ग्रस्त नहीं हो सकते। ये इतनी अद्भुत औषधि है, आपको कैंसर फ्री होने की गारंटी है। तो ये मैंने दिया। आज मेरा बेटे का नाम भी गव्यांश है, मतलब गव्यों का अंश मैंने उसका नाम रखा, और वास्तविकता में अपने नाम को सार्थक करता है। आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया है। कोई बुखार वगैरह कुछ होता है, स्वयं ही थोड़ा बहुत आयुर्वेद की मदद से ठीक कर लेता है, कभी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये प्रमाण है कि सामान्य प्रसव कैसे किया जाए। तो सामान्य प्रसव का, मैं गाय के गोबर का रस क्या करता है कि जब आप उसे पीते हैं, वो वायु का इतना तेज प्रेशर क्रिएट करता है गर्भवती महिला के लिए कि जब प्रसव पीड़ा काफी 4-4, 5-5 मिनट में आने लग जाती है, उसका एक वेव आती है, जब प्रसव पीड़ा की पूरी वेव आती है, लगातार प्रसव पीड़ा नहीं चलती है। तो जैसे हर 2-2 मिनट में जब आपका जो उसकी प्रसव पीड़ा होने लग जाए, तो गाय का गोबर का रस देने से उतना तेज वायु का प्रेशर क्रिएट होता है कि बच्चा बहुत आराम से बाहर आ जाता है। और मैंने जब ये बहुत सारे लोगों को बताया, कितनी होनी चाहिए आप उसके अंदर उसका लगभग क्या होनी चाहिए, उसके 2-3 चम्मच आप पिला सकते हैं। अगर बच्चा उसके बाद ना हो तो फिर 5-6 मिनट बाद फिर पिला सकते हैं। तीसरी बार पिला देंगे तो होना ही है, फिर तो तीसरी बार में तो रुकता ही नहीं बच्चा। और उस दाई के पास हमने कई लोगों को भेजा। गाय के देखिए पिलाया जाए किसी को, देखिए दो चीजें हैं। मैं ये कहता हूं कि माता पिता का जो अस्तित्व है, विवाह करने का जो औचित्य है, जिसमें 7 वचन दिए जाते हैं, उन 7 वचनों में पहला वचन यही होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ
सम्मिलित होकर एक नई सृष्टि का, नए जीवन का निर्माण करेंगे। तो यदि वो वचन दिया है तो उस वचन के सामने एक गाय के गोबर का रस का स्वाद महत्व नहीं रखता। यदि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरी पत्नी कोई आसमान से उतर के नहीं आए कि वो मेरे प्रति समय, वो उसको पता है कि मैंने महत्व हमारा ये है कि बच्चा जीवन भर यदि स्वस्थ रह सकता है। और मैं आपको एक बहुत कड़वी बात लगेगी बहुत लोगों को कि जिन बच्चों को ये सिजेरियन डिलीवरी होता है उनकी कुंडली भी एग्जैक्ट नहीं बन सकती, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनका जन्म प्राकृतिक नहीं है, वो पैदा करवाया गया है उनको। तो जिस समय उसको इस पृथ्वी पे आना था उस समय के हिसाब से नहीं, वो पहले अपने अनुसार। तो बहुत मूर्खताओं के साथ देखता हूं, बहुत लोग नक्षत्र देखकर सिजेरियन डिलीवरी करवा देते हैं। डेट अगर मान लीजिए 1/1/2000, मतलब अगर सिंक में कोई डेट होती है लगातार, उस डेट के हिसाब से वो डिलीवरी करवा देते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य शुरू हो चुके हैं आज की डेट में। तो उन बच्चों की एग्जैक्ट कुंडली कभी बन नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको बुद्धिमान बच्चा चाहिए, वही जो नक्षत्र की बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में अगर बच्चा जन्म लेगा तो बहुत बुद्धिमान होगा। अब मुहूर्त उसके बच्चे का जो ड्यू डेट है वो मान लीजिए या टाइम है वो 5 घंटे बाद है या 6 घंटे बाद है या 10 घंटे बाद है, कल होना है, और उसको आज आपने सर्जरी करके निकाल दिया क्योंकि पंडित जी ने कह दिया है कि ये मुहूर्त अच्छा है। वो बिजनेस, आप जो आपने कहा ना बिजनेस, ये सिर्फ हम मूर्ख बनना चाहते हैं तो लोग मूर्ख बना रहे हैं। विषय यह है कि जो ध्यान 9 महीने गर्भावस्था में रखना था बच्चा, उसके बजाय किस समय वो पैदा हो रहा है उस पे उसका अगर भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। मैं कहता हूं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 9 महीने बच्चे के साथ हमने कैसा व्यवहार किया, माँ ने क्या दिनचर्या अपनाई, माँ ने किस प्रकार की अवस्था में रहे। तो जो आपने डाउन सिंड्रोम और जो ऑटिज्म की बात की, मैं उसके बारे में बता दूं कि जब गर्भावस्था के समय किस प्रकार की चप्पल, किस प्रकार की सफाई आप अपने तलवों की रखते हैं, इस तक पे निर्भर करता है कि बच्चा आगे चल के ऑटिज्म का शिकार होगा या नहीं होगा। ये रिसर्च है। जैसे एक गणेश फूल कहा जाता है जिसको, गणेश फूल जिसके कई जगह उसको झगड़ाइन बोलते हैं, कई जगह उसको कलिहारी बोलते हैं। उस फूल को आजकल उसको गणेश फूल कह के वो गणेश जी पर चढ़ाया जाने लगा है। लेकिन उसको यदि वो गर्भवती महिला उसके संपर्क में यदि आ जाए तो उसको, बच्चे को ऑटिज्म या होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। यदि गर्भवती महिला के तलवे साफ ना रहें, यदि वो गलत प्रकार की कोई चप्पल पहने जिसके अंदर केमिकल वगैरह हो, तो बच्चे को कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इतना गहरा साइंस हमारे यहाँ था, परंतु बजाय उसके हम लोगों ने केवल पैदा कब हो रहा है उस पर ध्यान देने की हमने सोची, गर्भ संस्कार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके हमें ध्यान देने की जरूरत है। और हमें, मैं आपको साथ साथ एक जानकारी दे, वो छूट जाएगी मुझसे वो। आप कभी जेनेट चावला नाम की एक महिला का यूट्यूब चैनल है, उसमें एक यूट्यूब चैनल में जेनेट चावला का उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें एक बॉर्न एट होम करके डॉक्यूमेंट्री है, शायद 20-25 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री है वो। मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने कई भारत में विभिन्न क्षेत्रों की दाइयों का इंटरव्यू लिया है। जैसे बहुत गरीब तबके की जो डिलीवरी वो करवाते थे, प्रसव करवाती थी, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब कोई फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, इन जगह की दाइयां जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, उन दाइयों ने एक ही कॉमन बात कही। इसका मतलब यह था कि ये प्राचीन विज्ञान चला आ रहा था, क्योंकि जब हॉस्पिटल नहीं थे इस देश में, बच्चे तब भी पैदा होते थे। आज जब मैं किसी को कहता हूं कि मेरे बच्चे की डिलीवरी मैंने एक कमरे में एक दाई के साथ मिलकर करवाई है, तो वो अचंभा मानते हैं। शायद मुझे लगता है आज से 100 साल पहले कोई कहता होगा कि मैं खुद एक गांव की अपनी झोपड़ी में अपने नाना के घर में पैदा हुआ, तो कई लोग कहता है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई, तब शायद अचंभा मानते होंगे। तो ये जो प्रसव की क्रिया इतनी कठिन नहीं थी, इतनी ऐसी नहीं थी कि वो करवाई ना जा सके। एक दाइयां जो है उन्होंने यहां तक बताया, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कई बार कोई बच्चा जब पैदा होता था तो उसकी सांस नहीं आ रही होती थी, उसमें जीवन नहीं दिखाई देता था। तो ये क्या करते थे, तो जो उसका जो 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 जिसे बोलते हैं झेर बोलते हैं, जिसे जब आपने नाल काटी नहीं होती बच्चे की मां से अलग करने के लिए, तो वो जो प्लेसेंटा है पूरा, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता था, गर्म पानी से सेका जाता था। तो उससे जो जीवन है वो बच्चे के अंदर, बच्चा जीवित हो उठता था, उसकी सांस आने लगती थी। ये उन 4-5 दाइयों ने ये बात कॉमन बताई जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ बच्चों को प्रसव कराने की जो पूरी क्रिया है वो इतनी अद्भुत
और पूरे देश में एक जैसी थी, जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जैनेट चावला की वो डॉक्यूमेंट्री सबको देखनी चाहिए। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेड एक मैं मानता हूं वीडियो है वो, जिससे लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ होता था। नहीं तो जो अंग्रेजी बोलने वाली डॉक्टर माया जो हैं, और डॉक्टर माया जैसी जो और भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर माया को तो ठग नहीं कहूंगा और मैं कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो इनकी विधा में जो है वो कहते हैं कि तो आपको कह देंगे कि आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। अब जैनेट चावला को मैं क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, जैनेट चावला ने अपना मैं जी एक मिनट बस। जैनेट चावला जो है वो सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट किया जो दाइयों ने कहा। उन्होंने अपनी नाक नहीं घुसाई उसमें कि मेरे हिसाब से ये होता है वो होता है। उन्होंने सिर्फ व्हाट वाज देयर शी डॉक्यूमेंटेड एंड उन्होंने अपलोड करके उन्होंने दे दिया, एक नॉलेज दे दिया। तो ठीक वैसे ही मैं ये कहता हूं कि ये जो पूरा सामान्य प्रसव का पूरा विज्ञान है, उसमें हमने बहुत चीजों का ध्यान रखने की बात कहते हैं, जिसमें कई लोग मुझे बोलते हैं कि सामान्य प्रसव कैसे करवाया जाए। तो मैंने कहा कि डॉक्टर केवल एक कारण से सिजेरियन की लालच में रहता है, वो है पैसा। उसको पैसा मिलता है अच्छा जब सिजेरियन वो करता है। तो मैं कहता हूं कि यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो डॉक्टर को पहले ही कह दो कि आप सिजेरियन जितना अमाउंट मुझसे वैसे ही ले लो, लेकिन सिजेरियन करने का अगर जरूरत नहीं है तो मत करना। मैं ये नहीं कहता कि सिजेरियन की बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन जितना परसेंटेज की सिजेरियन हो रही है आज डॉक्टरों के बीच में, लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, वो नहीं हो सकती कभी भी संभव। तो डॉक्टर को पहले ही उसका पैसे से थोड़ा सा संतुष्ट कर दीजिए, जिससे कि वो नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट ना करे, कुछ भी झूठ बोलकर। तो मैं ये सुझाव देता हूं लोगों को। अभी अब आपका बहुत ही शानदार, आप तो अभी मुझे लगता है घंटों बोलेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर माया से एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर माया, क्या जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं, आप सुनिए, क्या आप चाल देख करके, महिला की चाल देख के बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है? आप अरे यस या नो बोलिए। हाँ, मैं अपने क्लिनिक में जब पेशेंट एंटर होता था ना, तो मैं गेस कर सकती थी कि ये किस चीज के लिए आया है या आई ठीक है। आप अच्छे डॉक्टर हो गए, अब दूसरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल, और उसमें अगर सुनिए, अभी जो व्यक्ति जिनका प्राइमा फेसाई एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया ना, क्या आप ये पंचगव्य खिला करके बच्चों को बिना कोई दवा दे करके, आज की दवाई बिना दे करके ये पंचगव्य खिलाने की बात स्वीकार करेंगे या मानेंगे कि हाँ ये ठीक है? आप सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर हमारे देश की, देखिए ट्राइबल लोगों में मुझे पहली बार पता चला कि एपेंडिसाइटिस ऐसी चीजें भी वो लोग हर्ब से, मतलब ट्रेडिशनल दवाइयों से ठीक करते थे। मतलब जो बोला जा रहा है ना कि कुछ चीजों में तो एलोपैथी के सिवा, सर्जरी के सिवा हो ही नहीं सकता, वो भी धीरे धीरे गलत साबित हो रहा है। ये मैं कहने जा रही हूँ, आप मुझे बिल्कुल काटते रहोगे ना तो अपना टाइम खराब होगा, इसलिए आप मुझे सुनिए शांति से। मैं नहीं तो मेरा कहना ये है कि अगर हमारे नहीं, सुनिए मेरी बात, अगर हमारे देश का इतना भव्य जो ज्ञान का स्रोत है, उसको कुछ लोगों के तरफ सीमित रखने के, इसके पहले ना आपको ना मुझे ये सब ज्ञान पता था, बराबर है। अब ये पता हुआ तो उसको सर्वसामान्य करने के लिए, मैं तो कहती हूँ इवन मेडिकल कॉलेज में उसको एस्टेब्लिश करके हमारे देश में सबको ये मिले, ये करना है, तो इस व्यवस्था में जो पूरी फार्मा लेड है उसमें नहीं हो सकता। इसलिए ही मैं सुनिए, और जब तक ये सामने मैं नहीं देखूंगी, डॉक्टर माया आप बोलने नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपसे एंडोर्समेंट चाहता हूँ। एंडोर्समेंट इन द सेंस की मैंने नहीं करूंगी मैं, जब तक मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये जो पंचगव्य, आप चूंकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मॉडर्न मेडिसिन के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या ये जो अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि इन्होंने अपने बेटे को कोई दवा नहीं खिलाया और जो नॉर्मल डिलीवरी का जो इन्होंने प्रोसीजर बताया, और ये गाय के गोबर के रस के साथ और पंचगव्य पिला करके नॉर्मल डिलीवरी कराया, इसका एविडेंस इन्होंने पेश किया। फिर उसके बाद 21 दिन तक कोई, अच्छा डॉक्टर वीरेंद्र जी, क्या आपने 21 दिन के बाद कोई दवा खिलाई क्या बच्चों को?
नहीं, उसके बाद किसी प्रकार का कोई सुई नहीं लगवाई, किसी प्रकार का कोई, ना माँ को दिया ना किसी को दिया। और बेटी जब सिजेरियन हुई थी तब भी, उसके बाद भी, क्योंकि जब टांके लगते हैं उन टांकों के लिए भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी थी, तो मैंने गौमूत्र जो है उन टांकों पे उनको पिलाया गौमूत्र, और उनको उस पे लगाया गौमूत्र। तो वो डॉक्टर्स के पास वो कहती लगभग 15 दिन में टांके आपके खुलेंगे, वो लगभग हफ्ते भर में खुल गए, सूख गए अपने आप ही। तो डॉक्टर कह रही थी कि इतनी जल्दी तो सूखते नहीं है। तो वो जो डॉक्टर, जो टिपिकली आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप जो पढ़े लिखे होकर मूर्खता वाले काम क्यों करते हो, ये गौमूत्र पिलाने से कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि शायद आपको नहीं पता है कि जो इस बच्चे की डिलीवरी आपने धोखे से सिजेरियन करवा दी है, उस बच्चे की माँ ने जो है 9 महीने तक आपकी दी हुई एक भी दवा नहीं खाई। तो उसने बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा केवल आपके इस धोखे के अलावा मेरी बच्ची ने ना तो प्रेगनेंसी के समय ना प्रेगनेंसी के बाद मैंने किसी प्रकार की दवा नहीं देने दी, क्योंकि उन्होंने उनको, मैंने कहा मैंने शुक्र मनाइए कि मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि तुम इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन मत लेना, क्योंकि अभी आपका प्रायोरिटी है आपका बच्चा, ईश्वर ने जो दे दिया वो मंजूर करके मैंने कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं। क्या मेडिकल साइंस को ये नहीं होना चाहिए था कि हमारे यहाँ का जो नॉलेज ट्रेडिशन है या अफ्रीका का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, या हो सकता है कि यूरोप में, स्विट्जरलैंड में कुछ नॉलेज ट्रेडिशन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत बड़ा महान है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। चाइना का जो अपना नॉलेज ट्रेडिशन होगा उनके भी कुछ प्रयोग होंगे। क्या मॉडर्न मेडिकल साइंसेस को इन सबको कोऑप्ट करने के लिए कोई विशेष रिसर्च पैरामीटर तैयार करना चाहिए था और अलग अलग नॉलेज को इकट्ठा करके एक इंटीग्रेटेड नॉलेज तैयार करना चाहिए था हर दिशा में, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो, अभी हम डिलीवरी पर बात कर रहे हैं, बच्चों के प्रसव पर बात कर रहे हैं, जन्म को लेकर के बात कर रहे हैं। तो क्या इस दिशा में मॉडर्न मेडिसिन ने कोई पहल किया क्या? उसका जो मेडिकल कोर्स बना उसने कोई पहल किया क्या? अगर किया है तो बताइए। अच्छा, 1 2 3 बातें मैं बोल दूं, आप बीच में नहीं बोलिए तो बोलेंगे। सबसे पहला, मैं जिस दिन एमडी पास हुई उस दिन मैं पहली बार मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखा था कि बिकॉज एलोपैथी कोई रैशनल मेडिसिन नहीं है, हमें आयुर्वेद, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम्योपैथी सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये आपको मेरा रिकॉर्ड बता दूं। दूसरी बात बजाया मैंने, ताली बजाया कि नहीं बजाया? आप दूसरा बोलिए। दूसरी बात बता दूं कि चाइना, क्योंकि वहां शुरू में रिवॉल्यूशन के बाद इमीडिएटली जो नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर हुआ, वहां हर एमबीबीएस स्टूडेंट को चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिखाई। और वहां अब एकदम उल्टा है अपने से कि यहाँ 80% लोग एलोपैथी लेते हैं, वहां 80% लोग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन लेते हैं। अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो भी वो वही यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम चेंज बहुत फर्क करता है, ये सब नॉलेज बाहर और मेन स्ट्रीम बने उसके लिए, ये ठीक है। और तो ये पैसा की भी इन्होंने बात करी कि सिजेरियन क्यों करते हैं, पैसा। जब पैसा आप ये सिस्टम में से पैसा निकालने की तो मैं बात कर रही हूँ कि आप नेशनलाइज करके सबको एक सर का अच्छा पे दो। हम उनको भूखा मरना या गरीबी में जिए वो नहीं कह रहे हैं, मगर फिर वो सिस्टम में ये सब मिले, वो सब सुनिश्चित करो, तब जाके कुछ होगा ना। हम सिस्टम मैंने बिगड़ा, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, उससे होने वाला नहीं है, वो मैं बता दूं। कुंडली वुंडली का मैं नहीं मानती हूँ, और इस दुनिया के, पूरी दुनिया में सब लोग मतलब तो मानते नहीं है, कुंडली के बिना भी लोग अच्छे खासे आगे जीते हैं। नहीं भाई जी, वो कुंडली वाली बात का मतलब ये है कि बच्चे का जो जन्म का समय नहीं है। हाँ, वो एकदम मूर्खता है कि आप कहो कि या तो कुंडली को मानने के पहले कुंडली को आप पहले अध्ययन तो कर लीजिए, कुंडली क्या कहता है, रिजेक्शनिस्ट क्यों बन रही है आप? ठीक है, अध्ययन करिए। आज की चर्चा का सुनिए मेरी बात, ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं, मैं कुंडली पे नहीं जा रहा हूं। डॉक्टर के या पेशेंट की सहूलियत के लिए सिजेरियन करना, या तो उसके पहले बॉटल चढ़ा के नॉर्मल कराएंगे, उसका दिखावा करना, वो सब तो गलत है ही। वो तो मैं खुद सालों से लोगों को कहती आ रही हूँ कि अगर आपको सिजेरियन कराना है, मुझे बोलते थे पेशेंट की माँ कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, तो मैंने बोला ठीक है फिर तुम सिजेरियन कर दो, मेरे से तो देखा जा रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगी, फिर तुमको जहां जाना है जाओ। मैंने तो ये अब डॉक्टर वीरेंद्र में मुझे कहना पड़ेगा, मुझे मालूम है ये, अब जो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपको, मैंने डॉक्टर इसलिए कहा है क्योंकि जब आप ये बात बताएंगे और पब्लिक डोमेन में आकर के बताएंगे तो ये जो फार्मा मेडिकल माफिया है, ये माफिया कहेगा कि वो डॉक्टर नहीं है,
उनके पास कोई डिग्री नहीं है। और ये उलूल जुलूल गाय के गोबर की बात और पंचगव्य की बात कहाँ है, क्या एविडेंस है, किस किताब को रेफर कर रहे हैं, कौन सा बुक है, कौन सा स्टडी है, कौन सा रिसर्च पेपर है? तो इसका जवाब डॉक्टर वीरेंद्र आपके पास क्या है? देखिए, इस पे रिसर्च तो बहुत हुई है। सबसे पहला ये जो मैं दिया जा रहा है मानद डॉक्टरेट एक्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो डॉक्टर वीरेंद्र ये बताइए कि आप इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, मैं कभी मैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, मैं कभी डॉक्टर कहलाना पसंद करता नहीं। मैं मानता हूं कि एक प्राचीन पद्धतियों को जीवित रखने वाला एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं, जिसमें बात एक जो आपके प्रश्न है उसका उत्तर पे मैं चलता हूं कि बहुत बहुत जार्गन्स या बहुत टेक्निकल हुए बिना मैं सिर्फ एक बात पे मानता हूं कि गौमूत्र पे बहुत सारे पेटेंट लिए गए हैं और वो पेटेंट अमेरिका की संस्था है वो देती है। तो यदि इसमें कोई गुण नहीं है तो वो पेटेंट क्यों दे रही है? ये सीधा सा प्रश्न है। यदि बिना गुण की चीज पे, बिना जिसमें कोई गुण नहीं है उस पर कोई पेटेंट क्यों लेगा या कोई क्यों देगा? तो एक तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा, हमारे भाव प्रकाश निघंटू देख लीजिए, जो चिकित्सा के वो बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें हैं, अष्टांग हृदयम ले लीजिए, चरक संहिता ले लीजिए, उन सब में हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों से गौमूत्र और उसके पंचगव्य जो हैं उनकी जो महिमा हमेशा बताई है। उसके लिए किसी प्रमाण की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दुनिया भर में जो पूरी बीएमएस की जो पढ़ाई की जा रही है, आयुर्वेद की पढ़ाई की जा रही है, एमडी की पढ़ाई की जा रही है, उसका आधार ही वह है। तो या तो हम उस सारे सिलेबस में से उन किताबों को हटा दें, यदि उसमें गौमूत्र के बारे में लिखा हुआ है तो वो इररिलेवेंट हो जाती है। यदि उसमें गौमूत्र के बारे में लिखा है तो वो अगर सही नहीं है तो गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो मुझे सारी बीएमएस पढ़ाने वाले, आयुर्वेद पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटीज का सिलेबस ही चेंज करना पड़ेगा फिर तो मैं इस पे बहुत ज्यादा टेक्निकल हुए बिना सिंपल ये प्रश्न करूंगा। ये प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। नहीं, तो और आपने मैं मिटाना चाहता हूं, मैं भूल जाऊंगा ये सवाल वीरेंद्र जी। गौमूत्र के बारे में एक भ्रांति है कि अगर गाय खुद बीमार हो और उनको भी मान लीजिए कि कई सारे व्यसन की वो शिकार हो, तो उनका भी मूत्र जो है सो बहुत बहुत दूसरे किस्म के टॉक्सिन को लेकर के आएगा, और फिर अगर वो फिर आप पीते हैं तो शायद उससे नुकसान हो सकता है। ये भी थ्योरी ये लोग देते हैं, चलाते हैं ये मॉडर्न मेडिसिन वाले। तो इसकी क्या सत्यता है? देखिए, इसमें कुछ नियम है गौमूत्र के कलेक्ट करने के, गौमूत्र को सेवन करने के, जिसमें अभी मैं आप बता दूं कि प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज 1-2 दिन पहले ही, जो हमारा ये वीडियो हो रहा है बड़े सही समय पे हो रहा है, हालांकि वो प्लान तो नहीं था, 2 दिन पहले एक रिसर्च उन्होंने दी कि जो गाय से सीधा गौमूत्र लिया जाता है, वो इसको अंग्रेजी में काउ यूरिन बोलते हैं, तो मैं ये ट्रांसलेशन भी गलत मानता हूं। गौमूत्र होता है, यूरिन और गौमूत्र की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, गौमूत्र की डेफिनेशन। तो उन्होंने कहा कि जो सीधा गाय से गौमूत्र लिया जाता है उसमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं होते, उल्टा उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। ये वो इंस्टीट्यूट बता रहा है जो आईसीआर के द्वारा के अंडर काम करता है, और आईसीआर में आजकल कोई मूल रिसर्च हो नहीं रही। इनको ले देकर बाकी चीजों पे नहीं, उन्होंने गौमूत्र पे रिसर्च करना ठीक समझा उसका। और देखिए उन्होंने क्या कहा उस रिसर्च में। उन्होंने कहा कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस करके गौमूत्र का अर्क बनाया जाता है उसमें वो प्रभावी है, परंतु इसका गौमूत्र नहीं है। तो ये किस तरफ इशारा करता है कि कल को ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि अभी एक आहार मेला लगा था दिल्ली में, मैंने देखा वहां पर विदेशी कंपनी का एक कंपनी जो है वो भांग के बीज जो है वो बेच रही थी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसको लाइसेंस दिया गया है। हाँ, मैंने बकायदा वो कंपनी थी, मैंने उसका फोटो भी है मेरे पास, और वो, लेकिन वो भारत में कोई नहीं बेच सकता, शायद लाइसेंस किसी को मिलता नहीं है। ठीक ऐसे ही आगे चलकर ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से किए हुए गौमूत्र की मार्केट, ये बड़ी कंपनियां इन रिसर्च को हवाला देकर बड़ी उसको रिसर्च पैसा कमाने का जरिया बना लेंगे कि हमारा जो है IVRI के द्वारा प्रमाणित है या XYZ कोई भी संस्था के द्वारा प्रमाणित है। तो ये इस मार्केट को भी छीनने के लिए एक ये पहला कदम है, जिसमें ये डिस्टिलेशन किए हुए गौमूत्र को ज्यादा अच्छा बता रहे हैं और नॉर्मल गौमूत्र को खराब बता रहे हैं। तो पहला चीज तो ये। दूसरा ये कि ये जो रिसर्च है, इसके जो IVRI के पूर्व जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि मैंने 25 साल से रिसर्च किया है और इसमें बहुत गुण मिले हैं। मानव शरीर को जो भी सूक्ष्म मात्रा में जो तत्व चाहिए वो सब के सब गौमूत्र में उसी प्रोपोर्शन में होते हैं जिस प्रोपोर्शन में हमारे शरीर को जरूरत है। और ये रिसर्च
साइंटिफिकली की जा चुकी है। तो मैं ये विषय जो है इतना लंबा है कि बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कल, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर बहुत प्रामाणिक यदि किसी से बातचीत आप वो भी करना चाहें, एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं अरुण वर्मा, उनके द्वारा जो नॉलेज इस बात पे है, वो एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला परमाणु बम बनाने की टीम में शामिल थे वो, तो उनके द्वारा भी मैं कहूंगा कि कल को आप उनको बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे, आपको इसके अंदर इतनी गहराई की बातें पता चलेंगी जो शायद मैं चाहूंगा कि वो उस बात को बोले, क्योंकि मैं बोलूंगा तो डायल्यूशन हो जाएगा उस विषय का, तो वो जरूर करना है जी। तो ये अभी मैं थोड़ा सा वक्त हो गया है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि कल मैं वीरेंद्र भाई से फिर वक्त मांग रहा हूं, और अभी आपने भांग की बात कर दी, तो भांग को लेकर चर्चा करेंगे, और भांग को किस प्रकार से इस अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया। और हमारे अभी प्रकाश जी आए थे दिल्ली, तो मैं देख रहा था, मैं उनके साथ वॉक कर रहा था, तो प्रकाश जी ने भांग की पत्ती लेकर के वो खा लिए। हमने कहा कि आप कच्चा खा लेते हैं, बोला आप इसे खाते रहें, इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी का बहुत जबरदस्त खेल है। तो इस पर मैं चाहूंगा बीरेन जी आप कल कुछ बात बोलें, लेकिन आपने जो अभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात की है, हम उनको भी बुलाएंगे। एक बार आप सम अप कर दें कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो, और ये जो डाउन सिंड्रोम का जो रैकेट, डाउन सिंड्रोम के बारे में एक सवाल मैं पूछ लेता हूं डॉक्टर माया से भी और अनिल से भी। आज कल आप समझिए 10 में से 4-5 बच्चों को या 6-7 बच्चों को जो बच्चे का टेस्ट कराने के लिए जाता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स उसको कहा जाता है कि ये डाउन सिंड्रोम का शिकार है। इतना डरा देता है, इतना डरा देता है, और एक एक टेस्ट उसका 25,000, 35,000, 40,000 का है। क्या ये पूरा का पूरा फ्रॉड, एक एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉड है क्या सर बीरेन जी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा जो कमी है, जो कमाने वाले हैं वो तो कमाने निकले हैं, हम उनको अवसर दे रहे हैं। तो जो हमारे अंदर आज की डेट में जो विकार है भय का, कि हम परिवार के लिए इतना भयभीत हो जाते हैं इनकी रिसर्च के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, कि हम भय में आकर ऐसे निर्णय लेते हैं। जैसे अभी माया जी ने कहा कि माँ कहती है कि मुझसे बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा, आप ऑपरेशन कर दो। ये एक बहन का उदाहरण देता हूं जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन में नॉर्मल डिलीवरी की थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देता हूं, नॉर्मल डिलीवरी वैसे, बोले बच्चा दर्द के द्वारा ही आएगा, तो मैं दर्द सहूंगी, तो उनका फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ। ये हिम्मत हमें हमारे अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे या नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोग हमको डराएंगे और हम डर जाएंगे, तो जो डर गया सो मर गया वाली अगर बात हम करें कि जो डर जाएगा वो नुकसान भुगतेगा, तो हमारे अंदर भय नहीं, शरणागति का भाव यदि नहीं रखेंगे हम कि जो हमारे साथ होना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे कुछ हो गया तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करने पे कभी गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ तो तब भी होती है। तो यदि आपके जीवन में जो गड़बड़ होनी है वो कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, अगर आप निर्धारित, आपके पास पहले से वो ज्ञान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्ञान किसी के पास है, तो वो ज्ञान अगर नहीं है तो कम से कम सही करिए जो आपके हाथ में है, एक माता पिता होने के नाते। डॉक्टर माया, चलते चलते हम एक आंकड़ा आपसे जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने बता दिया है कि अगर कुछ हो गया तो क्या आप जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान क्या आपको इस तरह के कोई आंकड़े आते थे कि प्रसव के दौरान महिला का या बच्चे का की जो मौत होती थी उसका परसेंटेज बहुत हाई था? पुराने जमाने में बहुत ज्यादा मौतें हो जाती थी, ऐसा था क्या? हाँ, हमको ये सिखाया तो जाता है, और ये अपने नेशनल फिगर्स भी बताती हैं कि मोर्टालिटी, मगर वो तो मतलब जैसे ज्यादा लोगों को कुछ सुपरविजन के द्वारा आप जो जैसे 100 में से समझ लो एक जन को कुछ हेल्प की जरूरत है, वो अगर आप दे सकते हैं तो, और हेल्प डजंट मीन सिजेरियन सेक्शन, वो एक कि हमेशा हेल्प का मतलब यही नहीं होता है, सिजेरियन सेक्शन के बाद भी बच्चा मर जा सकता है,
तो वो मतलब जिंदा हो और सिजेरियन सेक्शन आप करो उसी में मर जाए, वो भी हो सकता है। वो सब बातें पहले समझ लेने की जरूरत है। और दूसरा मैंने बताया ना, ये पैसे का जब तक चक्कर रहेगा तब तक हमारे सामने सच नहीं आएगा कि ये सच्ची में सिजेरियन सेक्शन की जरूरत थी कि ये पैसा कमाने का। एक दिमाग में रहता तो है ना कि चलो चलो कर डालते हैं तो इतना पे हमको कमाने मिल जाएगा, वो तो रहेगा ही। तो ये पैसे का चक्कर हेल्थ केयर सिस्टम में से निकलना ही चाहिए, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ये डाउन सिंड्रोम का भी बता दूं मैं आपको जाते जाते कि उसमें भी ये जो पूरे टेस्ट है उसमें से कोई भी 100% रिलायबल नहीं है। सब टेस्ट गलत हो और भी आपका बच्चा नॉर्मल आ सकता है, कोई टेस्ट में कुछ नहीं आया हो तो भी डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा आ सकता है। तो ये सब टेस्ट रिलायबल 100% नहीं है और वो लोग नीचे लिख देंगे कि भाई कोई गारंटी नहीं है। मैं अशोक जी, मैं एक बात अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे कोई भी एक पीढ़ी की गलत आदत जो है तीसरी पीढ़ी तक आते आते व्यवहार बन जाती है। और हम ये करके, हमारे बाप दादा भी यही करते थे, इसका उदाहरण देकर हम हर चीज को जो गलत प्रैक्टिस है उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी पढ़ाई जा रही है उसमें ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पहले बड़ी मॉल न्यूट्रिशन था, पोषण नहीं था, तो माओ की डेथ हो जाती थी नॉर्मल डिलीवरी में। मैं कहता हूं कि ये अंग्रेजों के द्वारा जो लगभग ये 31 अकाल हमारे देश में पड़े, लगभग 9 करोड़ लोग जो है उसमें मारे गए, उसका दुष्प्रभाव हमारे देश ने आजादी के बाद भी बहुत भुगता, जिसके कारण कुपोषण का शिकार, मैं यदि अपने गांव की बात करूं जो राजस्थान में है, वहां तक हमारे पिताजी ये बताते थे कि खाने को कुछ होता नहीं था, मतलब चप्पल भी पहनने को नहीं होती थी, गोबर के अंदर पैरों को डालकर उससे गर्म रेत से बचने का प्रयास करना पड़ता था, इतने बुरा हाल था। तो अंग्रेजों ने जो निचोड़ लिया था, उस निचोड़ने के बाद जो बचा कुचा था उसका उदाहरण देकर पूरी मॉडर्न, जैसे फिल्मों में देखिए आप, फिल्मों में कोई बीमार होता था तो एक डॉक्टर अटैची लेकर आता था, उसको एक इंजेक्शन देना, कुछ गोलियां लिखता था और 2-3 दिन में वो स्वस्थ हो जाता था। कभी भी किसी फिल्म में आज तक नाड़ी वैद्य के द्वारा, कोई नाड़ी वाला वैद्य या देसी वैद्य के द्वारा चिकित्सा करते हुए पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाया गया, जिससे मानस में यह भर दिया गया कि डॉक्टर ही इलाज कर सकता है, अदरवाइज इलाज नहीं हो सकता। तो ये इतना पुराना षड्यंत्र है, इसका जड़ केवल अभी में नहीं है, ये कई अंग्रेजों से पहले की यदि हम देखें, सर्वेज हम करें, सर्वेज को पढ़े हम, तो ये देखेंगे कि ये जो स्क्यूड डेटा जो आया है हमारे पास कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी या हम महामारियों को उदाहरण देकर, तो ये सब जो अकाल वगैरह जो अंग्रेजों के कारण पड़े उसका हमने दुष्परिणाम भुगता है। तो आज मैं कहता हूं कि उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स के बिना भी सामान्य प्रसव हो सकता है, बशर्ते हम थोड़ा ज्ञान लें, थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा जो इस बार के जानकार है उनके मार्गदर्शन में इसको करें, तो और हिम्मत करें, तो ये सामान्य प्रसव होकर आपके विवाह का, आपके एग्जिस्टेंस का जो औचित्य है वो सार्थक तभी हो पाएगा। अदरवाइज बीमार संतान या स्वयं बीमार होकर बीमार संतान किसी काम की नहीं होगी, वो आपके ऊपर बोझ बनेगी, समाज के ऊपर बोझ बनेगी। जैसे ऑटिज्म का पेशेंट होता है, ऑटिज्म वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में आशुतोष जी, और ये अमेरिका में तो पेंडेमिक बन चुका है। तो यदि जो ऑटिज्म हुआ बच्चा जो है वो ना माता पिता के देहांत के बाद उस बच्चे का क्या होगा उसका किसी को नहीं पता कि कैसे उनकी देखभाल होगी, कौन देखभाल करेगा, तो इतना बुरा हाल है। तो ये केवल गर्भ के समय जो 16 संस्कारों को यदि हम जीवन में पालन करें, तो गर्भ के समय जो 2 संस्कार होते हैं उनको भी यदि हम पालन करें तो हमारे देश में बहुत अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सकता है, जिसके लिए हमें लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस है, तो हमें उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस विषय पे आप और भी कुछ कार्यक्रम करें और भी एक्सपर्ट्स को बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ मैं आज अपने दर्शकों को ये बताता हूं कि आपके साथ में सीरीज ऑफ प्रोग्राम करूंगा और इंडिया डिबेट के ही तहत करूंगा। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो अलग विषय है, लेकिन मैं सीरीज ऑफ प्रोग्राम आपके साथ करना चाहता हूं, कंटिन्यू। और कल हम फिर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बीरेन जी के साथ बहुत ही रोचक चर्चा होगी, एक रोचक मुद्दे के ऊपर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर माया, आपने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं तो बस आपको ऐसे बोलता हूं, लेकिन मैं आपके जुनून को और आपके जो लड़ाकापन है उसको मैं जानता हूं, बहुत शिद्दत से जानता हूं कि बहुत तगड़ा काम करती हैं आप, और आपने बहुत मेहनत से जो है सो
अपने इंटेग्रिटी को भी बचा के रखा बीइंग ए डॉक्टर, और आप उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था में आप हों उसके खिलाफ आप रिवोल्ट करें, ये छोटी बात नहीं है। जैसे मैं आज मीडिया में होते हुए मीडिया के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा हूं, तो आप मेरी ही तरह हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार कि आज हमारे शो में आई हैं। हम वीरेंद्र जी आपके साथ कल फिर चर्चा करेंगे दूसरे मुद्दे पे, और कल का मुद्दा हमारा होगा भांग का। भांग पर जो प्रतिबंध लगाया है, अंग्रेजों को एक्सपोज करेंगे, इनको नंगा करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारत को लूटा है, बर्बाद किया है, और हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करके, ये आला लगा करके, अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके हमें दकियानूस, हमें मूर्ख जो बनाया है, उसका सबका हिसाब लेंगे। बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया। आज इतना ही, कल रात 9 बजे तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।